कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और बाकी यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे समाज के सदस्यगण यहाँ पे आए हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद इसमें से आधे लोग मुझे जानते होंगे और आधे लोग सिर्फ मेरा नाम ही सुने होंगे। मैं अपना परिचय देता या मैं अपना इंट्रोडक्शन देता या मैं अपने बारे में कुछ बताता, इससे पहले ही पंचम मेहता जी, मनोज मेहता जी, रेणु मैडम जी, बाकी सभी सदस्य मेरे बारे में बताकर, मेरा परिचय देकर मेरा काम आसान कर दिए। इसके लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आज जितने भी सदस्य आए हैं जो हमारे कुशवाहा के भाई हैं, इसका आने का एक वजह है, इसके आने के पीछे एक कारण है। आज वैसे लोग हमारे समाज के बीच यहाँ पे आए हैं जो अपने मिले हुए विरासत को, अपने पूर्वज के मिले हुए विरासत को बचाना चाहते हैं। चाहे वो चंद्रगुप्त के दिए हुए विरासत हो, चाहे वो सम्राट अशोक के दिए हुए विरासत हो, चाहे हमारे वो बिहार के गुदरी के लाल जगदेव बाबू के दिए हुए विरासत हो। आज वैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ जुनून है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले 5 वर्षों से अपने समाज के लिए समाज सेवा कर रहा हूं, खासकर एजुकेशन के फील्ड में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि मैं ऐसा मानता था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी भी समाज को मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए मैंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि शिक्षा मजबूत होने के बाद भी ही कोई इंसान शिक्षित हो सकता है और एक शिक्षित इंसान ही किसी भी क्षेत्र में अपने सर्वोच्च स्थान पे पहुंच सकता है। इसलिए मैं लगातार 5 वर्षों से शिक्षा के ऊपर काम करता गया। पर जैसे जैसे मैं समाज के करीब आता गया, लोगों से मिलता गया, मुझे कुछ सालों के बाद एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि जितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल समाज को मजबूत करने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का जितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उतना ही बड़ा रोल अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीतिक और पॉलिटिक्स का भी है। इसलिए मैंने सोचा कि जहां मैं वर्षों से शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूं, अपना तन मन धन से मैं शिक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं, वही हमारे जैसा बेटा हमारे समाज के लिए, राजनीति के लिए क्यों ना काम करे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव था, जो एमपी का इलेक्शन था, मैं काफी सक्रिय रहा और लगभग मैं अपना 2 महीना वक्त पूरे बिहार में बिताया। अपने समाज के जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे वो कोई भी दल से थे, चाहे वो वीआईपी से थे, चाहे वो आरजेडी से थे, चाहे वो सीपीआईएम से थे, चाहे वो एनडीए से थे, चाहे वो बीजेपी से थे, हर प्रत्याशी को जहां पे भी वो खड़ा हुए हैं, हर किसी को मेरा जितना भी हुआ तन मन धन सब तरह से मैंने मदद किया और हर प्रत्याशी से मैं जाकर खुद मिला। हालांकि आज हमें जो रिजल्ट है वो निराशाजनक रहा और हमें हमारे हिसाब से, हमारे अनुकूल के हिसाब से नहीं रहा। और आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमारे समाज के लोग एक केंद्र में मंत्री तक नहीं बन पाए। वहीं दूसरे समाज के लोग, दूसरे जात के लोग जो हमसे आधा से भी आधा आबादी है, जो हमारे समाज से आधा से भी आधा आबादी है, वो केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं और अपना शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। वही कुशवाहा का बेटा, वही कुशवाहा का भाई उन लोगों के पास जाकर जब विधानसभा का इलेक्शन होता है और लोकसभा का इलेक्शन होता है तो टिकट की भीख मांगते हैं। ये कितने दुख की बात है। शायद आज हम भूल गए हैं कि हम इसी सम्राट अशोक के वंशज हैं जिन्होंने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिए थे। शायद आज हम ये लोग बात भूल गए हैं कि हम इसी सम्राट अशोक के वंशज हैं जिन्हें दुनिया लोग चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया था। शायद आज हम ये भी बात भूल गए हैं कि हम इसी सम्राट अशोक के वंशज हैं जिनका राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगाती है। शायद आज हम ये भी बात भूल गए हैं कि हम इसी सम्राट अशोक के वंशज हैं जिनका राज चिन्ह 4 मुखी शेर भारत देश अपने राष्ट्रीय प्रतीक में लगाकर अपना देश चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाती है। शायद आज हम ये भी बात भूल गए हैं कि हम यही सम्राट अशोक के वंशज हैं जिनका देश का सबसे बड़ा सेना का अवार्ड, युद्ध का सम्मान सम्राट अशोक के नाम से अशोक चक्र दिया जाता है। शायद आज हम ये भी बात भूल गए हैं कि हम इसी सम्राट अशोक के वंशज
जिनके शासनकाल में भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। शायद हम आज ये भी बात भूल गए हैं कि हम इसी सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिनके शासनकाल में, जिनके शासन में ना तो कोई पहले ना तो कोई बाद में ऐसा कोई शासक ना तो बना है ना तो बना था, जिन्होंने सिर्फ मगध ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ बिहार ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अखंड भारत के अलावा भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे देशों पे भी अपना शासन किया है। पिछले कुछ महीनों से मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, और ये जो सवाल है मेरे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती है, और इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है। और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये सवाल का आप लोग उत्तर जरूर दें, और उसका जो मेन सारांश यही है कि हम अपने विरासत को कैसे बचाएं। और मैं ये आप लोग से जानना चाहता हूं कि अगर सच में हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम लोग आज सम्राट अशोक के जैसा शासन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम सच में सम्राट अशोक के वंशज हैं तो एक राजा के जैसे अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? अगर हम सच में सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम एक शेर की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? अगर हम सच में सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम शेर की जगह एक भेड़ की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इसका एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी तो बहुत छोटी है पर इसका जो मर्म है वो बहुत बड़ा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, शायद हम अपने समाज को इस कहानी के थ्रू कोरिलेट कर सकते हैं। एक बार शेरनी एक जंगल में अपने बच्चे को जन्म देती है, और जैसे ही वो शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, शेरनी वहीं पे मर जाती है। कुछ देर के बाद उस रास्ते से भेड़ का एक झुंड जा रहा होता है, और जो शेरनी का बच्चा अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था वो उस भेड़ के झुंड में चला जाता है। दिन गुजरता जाता है, समय बीतता जाता है। वो जो शेरनी का जो बच्चा था वो भेड़ के साथ रह रहकर धीरे धीरे बड़ा होता गया, और भेड़ के जैसा ही वो शेरनी का जो बच्चा है वो उठना शुरू कर दिया, भेड़ के जैसा ही वो बैठना शुरू कर दिया। इनफैक्ट भेड़ की ही तरह वो चलना भी शुरू किया। इनफैक्ट वो भेड़ की तरह ही मांस नहीं घास फूस भी खाना शुरू किया। समय बीतता गया, शेर का बच्चा जो शेरनी का जो बच्चा था वो जवान हो गया। कुछ दिन के बाद एक बूढ़े शेर ने जंगल में सोचा कि आज शिकार करने निकलते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा शेर जंगल में शिकार करने निकलता है, देखता है सामने से एक भेड़ का झुंड आ रहा है, तो उसने बूढ़े शेर ने सोचा क्यों नहीं आज हम इस भेड़ के झुंड पे ही हमला करते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा शेर भेड़ के झुंड पे हमला करने के लिए गया तो देखा कि उस भेड़ के झुंड में एक शेर का बच्चा साथ में घूम रहा है। जब वो बूढ़े शेर ने अपने झुंड में, उस भेड़ के झुंड में अपने बच्चे को देखा तो देखकर उसे अपने आंखों में विश्वास नहीं हुआ कि इस भेड़ के झुंड में जो बच्चा है वो सच में मेरा बच्चा है क्या। वो एक पल के लिए जो बूढ़ा शेर था वो ये भी भूल गया कि मैं कोई यहाँ पे शिकार करने आया हूँ, और वो बूढ़ा शेर वहीं पे रुक जाता है। लेकिन उसके जहन में एक बात आती है कि मेरा शेर का बच्चा आखिर भेड़ के झुंड में क्यों कर रहा है। तो सोचा आज मैं इसको पकड़ के इसको मैं पूछूं कि आखिर तुम भेड़ के झुंड में कर क्या रहे हो। तो उसको पकड़ने के लिए वो बूढ़े शेर ने क्या किया कि दोबारा उस भेड़ के झुंड पे हमला किया, और वो कामयाब होता है। लेकिन बूढ़े शेर को हमला करते हुए देखकर सारे भेड़िया भाग गया। भेड़िए को देख के भागते हुए वो जो यंग शेर था वो भी भागना शुरू किया। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही वो जो बूढ़ा शेर होता है वो यंग शेर को पकड़ लेता है, और जब बूढ़ा शेर वो यंग शेर को पकड़ता है तो उसको साइड में ले जाकर पूछता है अच्छे से कि अरे पागल, तू मुझे देखकर तू भाग क्यों रहा था? तू तो मेरा बच्चा है। तो मुझे देखकर भाग क्यों रहा था? तू तो मेरा बच्चा है। पर वो जो यंग शेर था वो पूरा डरा हुआ था, डर से उसके पूरे शरीर कांप रहे थे, और उसने पूरा हाथ पांव जोड़कर वो बूढ़े शेर से बोला कि साहब मैं एक शेर का बच्चा नहीं हूं बल्कि एक मैं साधारण सा भेड़ का बच्चा हूं, प्लीज आप मुझे यहाँ छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वो बूढ़े शेर ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तू एक भेड़ का बच्चा नहीं बल्कि तू एक शेर का बच्चा है, तू बिलीव कर, तू एक शेर का बच्चा है। लेकिन फिर भी वो यंग शेर इतना डरा हुआ था, इतना उसका शरीर कांप रहा था। फिर से उसने माफी मांगा और बोला साहब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक शेर का बच्चा नहीं हूँ बल्कि एक भेड़ का बच्चा हूँ। फिर बूढ़े शेर ने ये सब चीज देखते हुए वो समझ गया, मामला उसको समझ में आ गया कि आखिर शेर के बच्चे के साथ हुआ क्या है। वो बूढ़े शेर ने वो यंग शेर को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ भी दूंगा, लेकिन तुम्हें एक
मेरे साथ वादा करना होगा, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन फिर इसको लगा यंग शेर को कि मुझे शायद कहीं एकांत जगह ले जाकर वो वहाँ पे मेरा शिकार कर लेगा। फिर वो मना किया कि साहब मुझे जाने दो, मैं एक साधारण सा भेड़ का बच्चा हूँ, मैं एक शेर का बच्चा नहीं हूँ। मरता क्या नहीं करता। ये बूढ़े शेर ने फिर बोला कि अगर तुम नहीं जाओगे मेरे साथ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए वो जो यंग शेर था वो कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो यंग शेर बूढ़े के साथ जाने के लिए तैयार होता है, बूढ़े शेर उसको एक नदी के किनारे लेकर जाता है और बूढ़े शेर उसको बड़ा प्यार से बोलता है कि अब तुम यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। फिर 5 मिनट के बाद वो बूढ़े शेर बोलता है कि अब तुम रिलैक्स हो गए हो, अब तुम नदी में थोड़ा पानी पी लो। उस नदी का पानी इतना क्लियर था, इतना साफ था, इतना क्रिस्टल था कि उस नदी के पानी में कोई भी इंसान या कोई भी जानवर अपना चेहरा को साफ से देख सकता था। और आखिर वही हुआ। जैसे ही यंग शेर ने पानी पीने के लिए नदी में अपना मुंह लगाया, उसको सबसे पहले अपना चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही वो यंग शेर ने पानी में अपना चेहरा देखा, उसको चेहरे देख के बिलीव नहीं हुआ कि पानी में जो चेहरा मैं देख रहा हूं वो सच में क्या मेरा ही चेहरा है या किसी और का चेहरा है। एक बार वो पानी में अपना चेहरा देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़े शेर का चेहरा देख रहा था। उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगा समझने में, और वो एक टाइम के बाद समझ गया था कि मैं जो इतने दिन से जो जिंदगी जी रहा था वो भेड़ का बच्चा बन के जी रहा था, पर मैं एक भेड़ का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक शेर का बच्चा हूँ। आज आप लोग भी सम्राट अशोक को देखकर ये आप मानो आप एक भेड़ का नहीं बल्कि एक सम्राट चौधरी का, सम्राट अशोक सम्राट का बच्चा हो। और आज जैसे ये शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है, उसी तरह से आज यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हों, आज सम्राट अशोक को देखकर एक जोर से दहाड़ लगाइए ताकि आपके दहाड़ से पूरा बिहार कांप उठे। जय सम्राट अशोक सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य के, कुशवाहा समाज के, जगदेव बाबू के। थैंक यू आप लोगों को यहाँ आने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।